अपने मेहनत के आधार पर हम पार्टी में हम काम करके आए हैं। मोदी जी के नाम पे हम चुनाव में जा रहे हैं और पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बेंगलोर को क्या योगदान दिए हैं, हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में और यहाँ सांसद के रूप में मैं काम जो किया हूँ, इस आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। बीजेपी के पूरे काडर को नया ऊर्जा देकर और विपक्ष के तौर पे कैसे सरकार को एक कॉर्नरिंग करना चाहिए और इश्यूज के आधार पर पॉलिटिक्स करना चाहिए, इसके लिए भी अन्नामलाई जी इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर इन द ऑपोजिशन। देश में आज मोदी जी के प्रति इतना प्यार है और इतना एक बड़ा एक डिमांड है मोदी जी का। सो ये जो मोदी वेव है वो सिर्फ बेंगलोर में नहीं, बेंगलोर साउथ में ही नहीं, पूरे देश में आज बहुत बड़ा मोदी सुनामी है। आप जहां जा रहे हैं वहां वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास लोग हो, युवा हो, महिला हो, सब मोदी 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 एक ही नाम सब लोग एक प्रकार से जप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्योंकि लोकतंत्र की एक त्योहार है और इस त्योहार में निश्चित रूप से बेंगलोर में भी और देश में भी भाजपा की जीत होगी। आपके खिलाफ जो है कांग्रेस ने एक मंत्री की बेटी को टिकट दिया है, सौम्या रेड्डी की हम बात कर रहे हैं, और पूरे राज्य भर में अगर हम देखें तो कई मंत्रियों के दामाद, बेटियां, इन सबको टिकट दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं इसे? मैडम, कर्नाटका के 28 सीट्स में 12 सीट्स में कांग्रेस के प्रत्याशी किसी एक कांग्रेस मंत्री का बेटा या बेटी है। सो ये साफ है लोगों को कि कांग्रेस चुनाव अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके जीत के लिए लड़ रहा है। भाजपा ऑन द अदर हैंड देश की जीत के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी बेंगलोर साउथ में मंत्री जी अपने बेटी के लाइफ सेटल करने के लिए कार्यनिरत है और हम अपने ताकत पे आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर हम पार्टी में हम काम करके आए हैं। मोदी जी के नाम पे हम चुनाव में जा रहे हैं और पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बेंगलोर को क्या योगदान दिए हैं, हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में और यहाँ सांसद के रूप में मैं काम जो किया हूँ, इस आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। तो ये फर्क साफ है। तो लोग भी ये फर्क को देखकर बहुत स्पष्ट उत्तर चुनाव में देंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 400 का लक्ष्य इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। क्या लगता है आपको? साउथ की भी 130 सीटें हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये पूरा कंटेस्ट? मैडम, इस बार आप लिख के रखिए आज ही, साउथ विल सरप्राइज यू। आज तक बीजेपी के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दक्षिण भारत में इस चुनाव में होगा। तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, कर्नाटका में आज के स्थिति में मुझे लग रहा है 28 on 28 भी पॉसिबल है आज की स्थिति में। सो कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। केरला में ऐसा बोला जाता था कि बीजेपी का अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। इस बार एटलीस्ट 3 to 4 सीट्स में बीजेपी हैज हाई चांसेस ऑफ विनिंग, एटलीस्ट 2 people say is confirmed. So there is a big wave this time मोदी जी का, बीजेपी का, और बहुत मेहनत अपने कार्यकर्ता यहाँ किए हैं मैडम। ये सिर्फ 2-3 महीने का बात नहीं है। पिछले 3-4 साल से यहाँ के दक्षिण भारत के कार्यकर्ता, विशेष रूप में केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के कार्यकर्ता आर पार के लड़ाई जैसे दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग एंड फॉट। सो इसका परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेगा।
क्योंकि दक्षिण की बात की आपने, जाते हैं तमिलनाडु में, आपने हाल ही में अनामले के लिए भी कैंपेन किया। लगातार हमने देखा एन मन एन मक्कल का जो उन्होंने कैंपेन भी किया। कैसा लगता है आपको कि एक वक्त था, मैं खुद तमिलनाडु में कवरेज किया है, एक वक्त था बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, आज मानो सेकेंड पार्टी के तौर पर वो उभर चुकी है। तो किस तरह से देखते हैं अनामले को? यहाँ के एमपी आईपीएस भी रहे हैं। हाँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूट में जब 5 साल पहले चुनाव लड़ा पहली बार, तब यहाँ के डीसीपी अण्णामलाई जी थे। और तब भी अण्णामलाई जी का जो रेपुटेशन कर्नाटका में था, वो एज अ वेरी स्ट्रांग, वेरी कमिटेड, ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में था। उनको कर्नाटका में सिंघम भी बोला जाता था। इस प्रकार का उनका एक खड़क इमेज था, और उस प्रकार इमेज ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। तो आज सिर्फ 3-4 साल के अंदर अंदर बीजेपी के पूरे काडर को नया ऊर्जा देकर, और विपक्ष के तौर पे जैसे कैसे सरकार को एक कॉर्नरिंग करना चाहिए और इश्यूज के आधार पर पॉलिटिक्स करना चाहिए, इसके लिए भी अण्णामलाई जी इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर इन द ऑपोजिशन। कि हम ऑपोजिशन में रहते हुए एक सत्ता वाली सरकार के खिलाफ हम कैसे जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं मुद्दों के आधार पर। सो दिस हैज बीन अ फैंटास्टिक रन द लास्ट 3 years, और मुझे विश्वास है हम इस बार कोयम्बतूर भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, और तमिलनाडु में बीजेपी एटलीस्ट डबल डिजिट सीट्स इस बार जीतेंगी, और द वोट शेयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 25%. So the BJP has truly arrived in Tamil Nadu. From now on, it is just onwards and upwards. फिर एक बात तेजस्वी सूर्या जी की करते हैं। पार्लियामेंट में जब आप भाषण देते हैं तो वीडियोस वायरल हो जाते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। एक भाषण मैंने हिंदी इम्पोजिशन पे हमने देखा था, कितना वायरल हुआ था। तो बहुत ही युवा नेता, और इस तरह से जब आप बोलते हैं, कौन रहा गाइडेंस जब आप पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे? उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन था ऐसा जो आपके हमेशा गाइडेंस के तौर पर रहे? भारतीय जनता पार्टी के कल्चर ऐसा है मैडम, हर सीनियर आपको हमेशा एनकरेज करते हैं। ये पार्टी का कल्चर है, क्योंकि ये एक खानदानी व्यवस्था के आधार पर निर्भर पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी है। सो मुझे मेरा फर्स्ट पार्लियामेंट स्पीच के बाद अरुण जेटली जी ने मुझे फ़ोन करके बहुत तारीफ किए थे। मेरा लाइफ ड्रीम था, क्योंकि मैं उनको इतना फॉलो करता था और इतना मैं बड़ा फैन हूँ अरुण जेटली जी का। तो मैं लाइफ में एक बार अरुण जेटली जी से बात करूंगा, ऐसे भी मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था। पर अरुण जी मुझे मेरे भाषण के बाद फ़ोन किए थे। मैं गया, अरुण जी से मिला, उनके तबीयत ठीक नहीं था, तब भी उन्होंने मुझसे 1 घंटे से ज़्यादा बात करके पूरा मन से आशीर्वाद दिया। His last words to me were, "If there's anything that you want, call me बेटा." ये एक युवा कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। अमित शाह जी, हर बार मैं जब दिल्ली में जाता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, वो इतना व्यस्त रहते हैं। और मैं उन्होंने एक बार पूछा, आप ज़्यादा नहीं आते हो मिलने के लिए? बोला, आप व्यस्त रहते हैं। I said, नहीं, आपके लिए समय हमेशा है, आइए। ये छोटी छोटी चीज़ है। मैं अभी लास्ट सेशन में मैं यहाँ के एमपी डीके सुरेश जी ने भारत को विभाजित करने का भाषण उन्होंने दिया था। उसके खिलाफ मैंने पार्लियामेंट में बहुत इमोशनली, क्योंकि हम कर्नाटका से आते हैं और कर्नाटका के कल्चर में मैडम कभी भी इस प्रकार के सेसेशनिस्ट, देश विभाजन की बात, देश की अक्षुण्णता को प्रश्न करने का बात अपना कल्चर में ही नहीं है। तो मैं बहुत भावुक होकर मैं पार्लियामेंट में भाषण दिया था। उसी शाम मुझे राजनाथ जी का फोन आया। राजनाथ जी ने बोले कि बहुत बढ़िया आपने बोले, आई एम वेरी हैप्पी। आई आस्क्ड हिम फॉर हिज टाइम कि सर मैं आपसे मिलूंगा, आशीर्वाद दूंगा। अगले दिन उन्होंने समय दिया, 15-20 मिनट बिठा के एडवाइस किया कि कैसा करना है।